हेलो जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस की। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया। चैनल पे वीडियो आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ये तो आपको डेली की कमाई होगी कि आप अगर सीख रहे हैं तो आप अपना डेली कमा सकते हैं। कंपनियां हैं उनके बारे में बेसिक सी जानकारी लेने को कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और जो ये इंडेक्सेज हैं, इंडाइसेज को बोलते हैं या इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है ये निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये कुछ कंपनियों का ग्रुप होता है। इसमें जैसे निफ्टी 50 होता है तो इसमें 50 कंपनियों का ग्रुप है। सेंसेक्स है, इसमें 30 कंपनियों का ग्रुप है, देश की सबसे बड़ी। बैंक निफ्टी मतलब 12 बैंक है देश के सबसे बड़े, तो इनका ग्रुप होता है, उसे इंडेक्स कहते हैं। दोस्तों हम एक समोसे के उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। एक दुकान है, वहाँ पे 10 रुपये का समोसा मिल रहा है। गाँव की दुकान आपके है। और एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में 50 रुपये का समोसा मिल रहा है। आप दोनों समोसा खाए हुए हैं, आपको ये समोसा इतना बेहतरीन लगा कि आपको लगा कि ये समोसा जो है इसकी कीमत यदि 20 या 30 रुपये भी होती तो भी आप इसे खरीद कर खाते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन है। यानी ये वैल्यू फॉर मनी है। इस समोसे की जो कीमत है वो वैल्यू फॉर मनी है। आप यहाँ पे 30 रुपये 20 रुपये देने में कोई बिल्कुल नहीं सोचेंगे क्योंकि इतना टेस्टी और इतना बढ़िया है। और ये जो रेस्टोरेंट का समोसा है वो 50 रुपये के बजाय आप कहेंगे 10 और 20 रुपये में भी ये महंगा है कि इतना घटिया समोसा या इतना बुरा समोसा बना करके देता है। तो आप प्रतिदिन लाइफ में इस तरीके के एनालिसिस करते रहते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो दोस्तों इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताने वाले हैं कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो चारों स्टॉक्स दिख रहे हैं इनमें से कौन सबसे बेहतरीन है, किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको एक चेकलिस्ट बना के दूंगा, चेकलिस्ट बना करके दूंगा। उसमें एक एक पॉइंट वाइज रहेगा कि यदि ये पॉइंट इतने पे है तो इसको बॉय कर सकते हैं, ये पॉइंट अगर इतना रहता है, इतने कम या ज़्यादा रहता है, इसको बॉय कर सकते हैं। इसे 3 4 5 पॉइंट आपको मैं बना करके दूंगा एक चेकलिस्ट के तरीके से, बेहतरीन तरीके से। इसको कितने पे आप बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं या बिल्कुल बाई करने आए नहीं है। ये फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे हम लोग कहते हैं गाँव में कि यदि जड़ मजबूत रहती है तो पौधा या पेड़ हमेशा ऊपर ही जाएगा और मजबूत रहेगा। तो ये जड़ देखते हैं, ये फंडामेंटल एनालिसिस है दोस्तों। ये जड़ देखते हैं हम लोग कि ये कितना बेहतरीन है या नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे ये सारी चीज़ें पता करते हैं कि कंपनी के अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसका पी रेशियो, पीबी रेशियो, उसके बाद हो जाता है डेब्ट टू इक्विटी। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पता करते हैं। जैसे आप देखते होंगे गांव में किसी को देखने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद कितना खेत है, कितना कमाता है, घर है, द्वार है, नौकरी कर रहा है कि नहीं, सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। उसी तरीके से स्टॉक्स के बारे में यदि हम तुलना करते हैं, देखते हैं, तो उसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और इंडेक्सेस के बारे में यदि हम देखते रहते हैं सारी चीज़ें तो उससे टेक्निकल एनालिसिस करते रहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के भी बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और इसके बारे में हमने वीडियो बना करके दिया भी है आपको, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से इसको समझेंगे। आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस और इन्वेस्टिंग करने के लिए आप फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों, 2000 रुपये में आप इसे खरीदे हैं, ठीक है, मजा गाँव डॉक्टरशिप को 2000 रुपये में आप खरीदे होते एक शेयर। अब एक शेयर की कीमत 655 रुपये है। 2000 से ये 2600 हो जाता, 2000 रुपये से ये 2600 हो जाता, तो आपके 1 रुपये पे यानी 660 रुपये बढ़ते एक शेयर पे। तो आपने मान लीजिए 1000 शेयर खरीदा हुआ है, 1000 शेयर इसका खरीदा होता तो एक शेयर पे 660 रुपये आपको मिल रहे हैं, देखिए। और उसके बाद अगर 1000 शेयर खरीदा होता तो सोच लीजिए आज आपको कितने रुपए मिलते हैं। इसके आगे 3 जीरो बढ़ा दीजिए, अब कितना हो गया, इकाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 6,60,000 रुपये। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन देता है। आप इसे 30-40 साल के, आप सोच लीजिए MRF टायर की कीमत यदि 2001 में कोई इन्वेस्ट किया रहा होता, अगर 10,000 रुपये भी इन्वेस्ट किया होता तो आज करोड़ों रुपये होते उसके पास, करोड़ों रुपये। इस वजह से मैं कहता हूँ इन्वेस्टिंग सबसे बेहतरीन होता है। जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग से लोग रिटायर होते हैं वो अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो बेहतरीन, तो जितने भी आप देख लेंगे, जितने भी करोड़पति हैं, चाहे राकेश झुनझुनवाला सर हों, चाहे वारेन बफे सर हों, सभी लोग इन्वेस्टिंग को ज़्यादा ध्यान देते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। वो लोग इन्वेस्टिंग ही करते हैं। सारी कंपनियों में उनके 5-5%, 10-10% इस तरीके से शेयर हो जाते हैं। उसके बाद ना उनको कंपनी बनानी है, ना कंपनी का टेंशन लेना है, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस में फ्यूचर भी देखते हैं उसमें कि इस कंपनी का फ्यूचर है कि नहीं। जैसे टेस्ला का इसमें फ्यूचर है, इसमें EV का फ्यूचर बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। इसलिए इस ऐसे शेयर्स में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि EV सेक्टर के कोई बेहतरीन शेयर जो इन्वेस्ट करने लायक हैं वो कौन कौन से हैं।
समझ रहे हैं इस चीज़ को? इतना सा चीज़ें आपको समझ में आई, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और इसका महत्व क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। तो अब सीधे चलते हैं दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर कि फंडामेंटल एनालिसिस का एक एक पॉइंट कैसे समझते हैं। अब इसको खोजते कैसे हैं, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना। किसी भी एक कंपनी का दिख रहे हैं, ये सारी कंपनियाँ टॉप लूजर्स कंपनियाँ हैं, सेक्टर वाइज कंपनियाँ, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर, FMCG, ऑटोमोबाइल, ये सारे सेक्टर इसमें दिए हुए हैं। टॉप बाय मार्केट कैप, मार्केट कैप में सबसे अधिक टॉप पे कौन है, रिलायंस, HDFC, TCS, भारती एयरटेल, ICICI, ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। हो गया। अब मैं किसी एक कंपनी के इसमें आप जिसको कहेंगे मैं उसको लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को ले लेते हैं। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को हमने एक सेकेंड क्लिक कर दिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज आने के बाद दोस्तों ये देखिए, इसका ये रेट है, मार्केट प्राइस चल रहा है, ये जो है इसका मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस ये लाइव चल रहा है, इसमें मार्केट चल रही है तो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है। आपको समझ में मार्केट प्राइस इसका इतना है। अब मैं बता दूं आपको, आगे नीचे चलते हैं। ओवरव्यू में देखिए, ओवरव्यू में यहाँ पे दिया हुआ है 2 डेज लो और यहाँ पे दिया हुआ है 2 डेज हाई, यानी कि ये आज के दिन में, सिर्फ आज के दिन में 1237 रुपया 10 पैसा ये सबसे निचला इसका रेट रहा है और उसके बाद 1251 रुपये ये हाई लगाई है कंपनी। समझ लीजिए कि उसका 5 रुपये से लेकर के 10 रुपये तक यदि आप कोई सामान बेच रहे हैं तो आप कहेंगे कि सबसे कम 5 रुपये में बेचें, सबसे ज़्यादा 10 रुपये में। तो सेम वैसे ही कंपनी स्थिति है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं ओपन हुआ कितने पे, लो कितने पे, वैल्यूम इसमें कितना है, टोटल ट्रेडेड वैल्यू इसमें कितनी 728 करोड़ की ट्रेडिंग हो रही चल रही है इसमें, ये सारी चीज़ें हैं। मार्केट डेप देखिए, कितने लोग बाई कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को बाई कर रहे हैं 968 लोग, सेल कर रहे हैं 510 लोग, ये उसकी वैल्यू है। इसको देखिए बाई 78% लोग किए हुए हैं, होल्ड 12% किए हुए हैं और सेल कर रहे हैं 9% लोग। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तभी समझिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ गया फंडामेंटल। आप लोगों को मैं एक एक करके धीरे धीरे पॉइंट को बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आए कि क्या कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए नीचे आ गया फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, कैसे होता है, देख लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ रेशियो जैसे हमने आपको बता रहे थे, PE रेशियो, PB रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, इंडस्ट्री PE देखिए है, EPS क्या होता है, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू, ROE, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स के बारे में एक एक करके आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। उसके बाद ही बैलेंस शीट देखिए, लगभग इसकी रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ, यहाँ पे ये है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये एकदम बेसिक सी बैलेंस शीट है दोस्तों। नहीं तो बैलेंस शीट जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं, जैसे वो कॉमर्स नहीं किया हुआ है, पढ़ाई नहीं किया हुआ है, उसमें कोई डिग्री नहीं, तो जल्दी समझ नहीं पाते हैं, ये ऐसा रहती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं बैलेंस शीट को, लेकिन ये बेसिक सी बैलेंस शीट है। मैं आप लोगों को इतनी अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ ये कितना रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग सबसे पहले अपने पॉइंट के ऊपर एक एक करके समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले जानते हैं मार्केट कैप। अब ये मार्केट कैप क्या है, रिलायंस का है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए 16,50,002 करोड़, यानी कि पूरी कंपनी की कीमत ये है, पूरी कंपनी की कीमत, पूरी कंपनी की कीमत ये है 16,50,002, यानी यदि आपके पास इतने पैसे हो तो कंपनी आपकी हो जाएगी। 16,50,002 करोड़ रुपए, समझ गए। इतनी सी चीज़ आपको समझ में, ये पूरी कंपनी की कीमत है, मार्केट कैपिटल। जैसे आप लोग, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जैसे आपके पास कितनी कैपिटल है, कैपिटल का मतलब हो जाता है आपके पास कितने रुपए, 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये आप लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या कोई शादी करते हैं तो आपके पास कितनी कैपिटल है, आपके पास कितना बैलेंस है, उसी को कहते हैं मार्केट कैप। समझ रहे हैं। किसी भी काम को शुरू, जैसे हम लोग कुछ कपड़ा लेने जाते हैं, जैसे क्यों, कितने रेंज तक लेना है आपको, तो कितना पैसा तुम्हारे पास है, तो आप कहते हैं 5,000 रुपये तक हमको लेना है सारे कपड़े, तो 5,000 रुपये आपकी कैपिटल हो गई। ये इन्वेस्टिंग फाइनेंस की भाषा में इसे कैपिटल कहते हैं। जो कंपनियां होती हैं उसे वो अपना कैपिटल कहती हैं। तो मार्केट का कैप आपने सुना होगा कि स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, स्मॉल कैप होती हैं, उसके बाद मिड कैप होती हैं, उसके बाद होती हैं लार्ज कैप। अब कैप का मतलब वही कैपिटल दोस्तों हो गया, कैप का मतलब हो गया कैपिटल। जैसे इन्हें स्मॉल कैप, इसको कैसे पता चलेगा ये देख करके कि 16,50,002 करोड़ रुपए है, तो इसको कैसे पता चलेगा लार्ज कैप है कि स्मॉल कैप है या मिड कैप है, कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज एक थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को रिपीट कर देना चाहता हूँ। स्मॉल कैप का मतलब होता है जो कंपनियाँ 5,000 करोड़ तक, 5,000 करोड़, जो कंपनियाँ एक साल में 5,000 करोड़ तक का टर्नओवर करती हैं, टर्नओवर मतलब कमाती हैं, समझ रहे हैं, उनका पूरा टर्नओवर, ओवरऑल रेवेन्यू जब 5,000 करोड़ तक हो जाता है तो उससे कहते हैं स्मॉल कैप। वो भी NSE और BSE में लिस्ट होती हैं। उसके बाद आ जाता है मिड कैप, जो कंपनियां 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ तक, ठीक है, 20,000 करोड़ तक इनका टर्नओवर रहता है, 5,000 से 20,000 का, उसे कहते हैं मिड कैप कंपनियां। मतलब वो अभी भी चल रही हैं, 5,000 से ज़्यादा हैं, वो लगभग बिल्ट हो चुके हैं कंपनियाँ। उसके बाद आ जाती हैं लार्ज कैप कंपनियाँ। लार्ज कैप कंपनियों का मतलब तो 20,000 करोड़ से ऊपर।
ये 20,000 करोड़ से ऊपर जो कंपनियां होती हैं उन्हें लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। ये एकदम हाथी के तरीके से होते हैं, धीरे 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 चाल में चलते रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं जल्दी। और ये होते हैं तो ये घोड़े के तरीके से होते हैं, कूदते फांते रहते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं। इस तरीके से ये होती है स्मॉल कैप। इसीलिए कहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क। इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्क होता है, इसमें मीडियम रिस्क, ठीक है, मीडियम रिस्क होता है इसमें इन्वेस्ट करना मिड कैप में। इसमें सबसे कम, सबसे लो रिस्क होता है दोस्तों लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि ये कंपनी काफ़ी मेरे पिताजी बाप दादा के समय से चलती आ रही, जल्दी बंद नहीं होगी और मेरे बच्चों पोतों नातियों तक चलेगी। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर देंगे, 1200 रुपये इसकी कीमत है इसमें रिलायंस की लगभग। तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो 10 20 30 सालों तक 12,000 से मान लीजिए 24,000 हो गए। आप 1,000 शेयर लिए हुए हैं तो सोच लीजिए सीधा डबल हो गया, एक शेयर पर आपको 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप 1,000 शेयर लिए हुए हैं तो कितना हो गया, आप इतने से सोच लीजिए, समझ रहे हैं। 12 के आगे हो जाएगा 6 जीरो, ठीक, 1,20,00,000 रुपए हो गए ये 1 पॉइंट। तो इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। यदि आप इसमें 2-4-5% इन्वेस्ट कर दिए तो आप करोड़ों का डिविडेंड अलग से मिलता है आप लोगों को। जो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है ये अलग से मिलता है। डिविडेंड यील्ड मतलब होता है कि कंपनी जो प्रॉफिट करती है अपनी उसमें से यहाँ देखिए 0.41%, यानी कि ये कंपनी, हमने आपको बताया कि एक साल में 20,000 करोड़ से प्लस का टर्नओवर है। इसमें से मान लीजिए वो 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए इसमें इसका प्रॉफिट हुआ। 10,000 करोड़ रुपए यदि इसका प्रॉफिट हो रहा है तो उसका वो 0.41% आप लोगों को डिविडेंड देगी। आपके पास जितना शेयर रहेगा पर शेयर मान लीजिए वो 10 रुपये भी दे रही है, आपके पास 1,000 शेयर है तो आपके पास 10,000 रुपये हर महीने आपको आते रहेंगे। हर 3 महीने पे अक्सर ये देती रहती हैं, तो हर 3 महीने पे आपको 10,000 रुपये, सिर्फ 1,000 शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। यही आपके पास 1,00,000 शेयर हो गया तो सोचिए आपको 3,00,000 रुपये इस तरीके से आते रहेंगे आपके पास। तो इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल देख करके आप बेसिक सी कंपनियां, जो कंपनियां बढ़ रही हैं 1,000 1,500 2,000 5,000 तक जिनकी कीमत है उसमें इन्वेस्ट कर दो। आपके बच्चे पोते पोतियों तक, जैसे बता तो रहे हैं वॉरेन बफे अभी भी सिर्फ कंपनियों में इन्वेस्ट करके आज दुनिया के वो दूसरे तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बीच में कुछ साल तो पहले ही थे राकेश झुनझुनवाला, आज सोचिए हज़ारों बिलियन करोड़ की कंपनी उनके पास खड़ी है। कंपनियों में सिर्फ इन्वेस्ट करके, न उनकी रिलायंस है, न उनसे किसी चीज़ से मतलब, न मैनेजमेंट से मतलब है, न किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। बस वो फंडामेंटल एनालिसिस किए, देखे कि 1 2 3 4 चारों कंपनी में कौन से सबसे बेहतर है, उसमें इन्वेस्ट किए। यदि ये बेहतर करे तो इसका पैसा निकाल के इसमें किए, डिविडेंड आ ही रहा है करोड़ों रुपये। फिर इसमें ये बेहतर कर रही है, इसमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट किए हुए हैं, बैठे हुए हैं, मस्त खा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हमने आपको मार्केट कैप पे इतनी सारी चीज़ें बता दी। अब आगे वाले पॉइंट को देखते हैं, ROE क्या होता है। दूसरे नंबर पे आता है ROE। ROE 8.29% है। तो दोस्तों हमने आपको फंडामेंटल एनालिसिस के माध्यम से थोड़ा सा ये बताने में गलती कर दी कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो रेशियोज हैं, जैसे ROE 8% है, रेशियो 23.85 है, PB 2.1 है, तो इसमें आपको यदि पता चल जाए कि ये मान लीजिए 23 है, ये से पता चल जाए 1 या 2 के बीच में यदि ये रह रहा है परसेंटेज के रूप में, तो ये सबसे बेहतरीन है। तो उससे पता चल जाएगा आपको कि कौन सी कंपनी बेहतरीन है और आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। हम कंपनी को सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं तो हम प्रॉफिट कमाते हैं। अब कैसे पता चलेगा या सस्ता मिल रहा है कोई शेयर या महंगा मिल रहा है, तो उसके लिए बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू की। वो इसमें नहीं दिया हुआ है। मार्केट कैप के बाद मैं बात कर दूं इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको नए नए शब्द सुन करके बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैं इतना आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब बात जो हमने आपको उदाहरण के माध्यम से पहले ही समझा दिया कि किसी भी चीज़ की वैल्यू हम कैसे पता लगाते हैं। हमने आपको समोसे वाला भी उदाहरण दिया था कि समोसा खाते हैं तो कहीं 10 रुपये का समोसा है और कहीं 50 रुपये का समोसा है। तो हम रेस्टोरेंट मान लीजिए है ये रेस्टोरेंट, तो हम खुद डिसाइड करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ये अगर 20-30 रुपये का बेचता है, 20 रुपये का, तो भी ये हम इससे खरीद सकते हैं, यानी कि ये अंडर वैल्यू है। और ये यदि 20 रुपये का भी बेच रहा है तो भी ये महंगा है, यानी ये ओवर वैल्यूड है, समझ रहे हैं। तो हम इस तरीके के एनालिसिस करते रहते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, सेम वही दोस्तों कंपनियों के संदर्भ में होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब मैं आप लोगों को यहीं पे बता दूं दोस्तों, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेट चल रहा है 1242 रुपये। अब 1242 रुपये चल रहा है तो कैसे हम पता करेंगे कि ये कम है या ज़्यादा है, इसको कैसे खरीद सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेंगे। जब हम तुलना करेंगे कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, या पता करेंगे कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा गूगल पे जाना है। मैं आपको बता दूं, सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है। यहाँ पे देखिए रिलायंस इंट्रिंसिक वैल्यू, यहाँ पे आना है और यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है कि इसकी 1244 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है लगभग, और मार्केट प्राइस 1146 से काफ़ी दिनों का है। एक सेकंड को फिर से सर्च कर लेते हैं। आज का मार्केट प्राइस 1288 रुपये चल रही है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 981 रुपये है, यानी कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और कम है लेकिन रेट ज़्यादा है। देखिए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और रेट ज़्यादा है।
यदि इंट्रिंसिक वैल्यू में आईवी, इसको लिख देते हैं शॉर्टकट में दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और उसका एमपी मतलब मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो वो शेयर नहीं खरीदना है। क्योंकि हमने आपको समस्या के उदाहरण से बताया है कि यानी कि अब यदि अपना रेट बढ़, ये ओवर वैल्यूड हो गया, समझ रहे हैं, मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा, ओवर वैल्यूड, समझ रहे हैं। यानी कि अब ये गिरने वाला है, ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के इर्द गिर्द ही रहेगा। अब जैसे हम आपको एक दूसरा उदाहरण देकर समझाते हैं, टाटा का, कोई कंपनी का ले लेते हैं यहाँ पे, टाटा मोटर्स का ले लेते हैं। टाटा मोटर्स का हमने ले लिया। अब देख लीजिए यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी दोस्तों 1191 रुपये है, 1191 रुपये, जबकि मार्केट प्राइस है 595। सोच लीजिए, यानी कि समोसे वाली 10 रुपये वाले समोसे वाली बात है, इतना बेहतरीन है कि उसके समोसा अगर 20-30 रुपये में भी बेचे तो भी बिक जाए, यानी ये अंडर वैल्यू है। आईवी यदि ज़्यादा होता है, आप इसको, मैं आपको लास्ट में चेकलिस्ट बना के समझा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ नोट्स लेकर के बैठे रहिए और चीज़ों को समझिए, और जो कुछ भी चीज़ें समझ में आ रही है उसको थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, ठीक है। देखिए, आईवी यदि ज़्यादा होता है और एमपी यानी मार्केट प्राइस यदि कम होता है तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स होता है दोस्तों उसको खरीदने के लिए। ये समझ लीजिए एकदम बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है, इसकी प्राइस बहुत ही बेस्ट है, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है दोस्तों, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब तुलना करना दो चीज़ों की। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी असली कीमत बताती है। जैसे कपड़ा कोई ले लेते हैं, फिर भी आपको लगता है कि अरे ये 1000 रुपये का दे दिया यार, महंगा हो गया। ये अगर 500 या 700 रुपये का यदि दे देता तो 700 रुपये में ये बेस्ट कपड़ा है, सबसे अच्छा कपड़ा है। या ये मोबाइल ले लिया है, आप कोई भी मोबाइल ले लिए, उसका कैमरा, बैटरी बैकअप, सारी चीज़ों को देख करके आपको लगता है यार ये 10,000 में मिल जाती मोबाइल, आपने 15,000 में ले ली है, तो आपको लगता है कि यार 10,000 के लिए ये सबसे बेस्ट मोबाइल थी, 15,000 में हमको महंगा पड़ गया। आप इस तरीके की चीज़ें कहते रहते हैं। तो सेम वही दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है शेयर खरीदने के लिए। शेयर खरीदने के लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। हमने जो भी आपको बताया कि आईवी ज़्यादा एमपी कम होता है तो शेयर बेस्ट होता है, इसमें खरीदने लायक है। यदि आईवी कम है, आईवी यदि ये कम है और मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो उस शेयर को कभी भी नहीं खरीदना है, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, कभी भी गिर सकता है नीचे। समझ में आ गई आपको इतनी सारी चीज़ें। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट पे अपने आते हैं। आपको हमने आईवी समझा दिया, अच्छे तरीके से समझ में आ गए दोस्तों। आपको कुछ भी चीज़ें ना समझ में आए तो आप ज़रूर हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ROE। ROE का मतलब क्या होता है? ROE का मतलब होता है दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी। इसको एकदम आसान भाषा में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी का ये मतलब है कि कंपनी में जो अभी आपने जैसे शेयर खरीद लिया इस कंपनी का, रिलायंस कंपनी का आपने जो भी शेयर खरीदे हैं वो आपके पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से मार्केट में कर रही है कंपनी। कोई भी कंपनी हो, जैसे रिलायंस है ये, तो रिलायंस आप शेयर खरीदे तो आप शेयर धारक हो गए, आपने शेयर बाई किया तो आप शेयर धारक हो गए। तो जो आपने पैसा दिया है उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रही है, कैसे कर रही है, बेहतरीन तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बारे में ये बताता है। जैसे चलिए अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। उदाहरण का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, ठीक है, एक दुकान आपने खोल ली और उसमें 1 लाख रुपए का आपने खर्च किया, मतलब 1 लाख रुपए आपने उस पर खर्च किए, 1 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख है दोस्तों, ये आपकी इक्विटी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इक्विटी। आपने दुकान खोली, उसमें आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो ये आपकी हो जाएगी इक्विटी। अब आप इस बात को समझिएगा, इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, कैसे। और उसके बाद 1 साल बाद, 1 साल के बाद आपने उस पर 20,000 रुपये कमाया, मुनाफा या आपके प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, ये प्रॉफिट। तो आपकी शुद्ध आय जो होगी, शुद्ध आय एकदम ये 20,000 रुपये हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? ये आपकी हो जाएगी, आपके इक्विटी पे कितना रिटर्न आया। ये फिलहाल परसेंटेज में है तो इसको प्रतिशत में निकाल लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 20,000 लिखोगे ऊपर, ठीक है, 20,000 गुणे 100 कर दोगे। अब यहाँ पे बट्टे में कर दोगे 1 लाख, 1 2 3 4 5, 5 जीरो कर दिए, तो यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ इसको 2 इससे कट गए, ठीक है, 3 इससे कट गए, तो कितना परसेंटेज हो गया, 20%।
अब आपको समझ में आई। कोई भी कंपनी आप जो शेयर उसमें खरीदते हैं, जो शेयरधारक आप होते हैं, जो भी पैसा उसमें लगाते हैं, आपके पैसे से वो कितना बेहतरीन प्रॉफिट, कितने अच्छे तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी कर रही है, उसके प्रतिशत को कहते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी पे ये कितना प्रतिशत कमा रही है। इसको कैसे देखते हैं? इसके देखने का जैसे एक तरीका है, इसको आप सेक्टर वाइज देखते हैं। सेक्टर वाइज मतलब जैसे सेक्टर की जो कंपनियाँ होती हैं, जैसे ये रिलायंस आती है, रिफाइनरीज की है, रिफाइनरीज यहाँ पे रिफाइनरीज की है। अब इस सेक्टर की देखेंगे, जैसे एफएमसीजी हो गई, कोई ऑटो सेक्टर की हो गई कंपनी, आईटी सेक्टर की हो गई कंपनी। तो इन कंपनियों का जो ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये लगभग 15 से 20 के बीच में होता है, 10 से लेकर के 20 के बीच में होता है। लेकिन जो आईटी सेक्टर कंपनी होती है, इनका 20 से भी परसेंटेज कभी कभी ज़्यादा होता है, 20% से ज़्यादा कंपनियों का रिटर्न ऑन इक्विटी। यदि आप सेक्टर वाइज में क्यों कह रहा हूँ आपसे देखने के लिए, सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो इसमें आप तुलना लगा लेंगे, यानी कि है तो कंपनी एक ही सेक्टर की। जैसे ऑटो सेक्टर की कंपनी ले लीजिए, यहाँ पे ऑटो सेक्टर की, ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद टाटा मोटर हो गया, टाटा मोटर्स। उसके बाद हो गया सुजुकी, SUZUK, सुजुकी हो गया। इसी तरीके से जो भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियों का ROE देखने के बाद समझ में आती है कि ROE जिसका ज़्यादा रहेगा वो मतलब बेहतरीन वर्क करी। जैसे M&M है, टाटा मोटर्स है, सुजुकी है, और भी जो भी कंपनियां हैं जिनका ROE है, यानी कि जो शेयरधारक हैं उनके पैसों का कंपनी अच्छा इस्तेमाल कर रही है, यानी कि ये जो 1 लाख रुपये लगाए हैं उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं पर ईयर कमाने में, रिटर्न ऑन इक्विटी पैसा कमाने में। तो दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी से हम बस इतना पता लगाते हैं कि कंपनी आपके पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रही है, कितना बेहतरीन तरीके से कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमने ROI के बारे में जान लिया, अब बात करते हैं PE रेशियो। उससे पहले दोस्तों EPS के बारे में बात करते हैं। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी प्रत्येक शेयर पे कितना अर्न कर रही है, यानी कि कंपनी जो है एक शेयर पे कितने रुपए अर्न कर रही है। मान लीजिए 51 रुपये है, तो ये 51 रुपये, मान लीजिए एक शेयर पे वो 51 रुपये अर्न कर रही है। एक शेयर पे कंपनी कितने रुपए कमाती है उसे कहते हैं अर्निंग पर शेयर। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब इसको निकालते कैसे हैं? एक शेयर पर कंपनी कितने रुपए कमाती है, कंपनी कितना कमाती है, इसको कहते हैं EPS, EPS। अब बात करते हैं PE रेशियो की, अब PE रेशियो क्या मतलब होता है? PE रेशियो का दोस्तों मतलब ये होता है कि कंपनी का जो वर्तमान समय में रेट चल रहा है, प्राइस, कंपनी का जो मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, EPS। अब आकर के इसका निकल जाता है। जैसे मैं आपको लाइव दिखा दूँ, इसका EPS 51 रुपये है, इसको याद रखिएगा, 51 रुपये। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया प्राइस अपान EPS, यानी कि 1242 अपान EPS हो गया 51.13। अब इसको अच्छा कैलकुलेशन कर दोगे, सॉरी 42 है, मैंने 1242 अपान EPS, ये हो जाएगा PE रेशियो हो जाएगा। ये जो इसको निकालते हैं 1242 बटे इतना, ये हो जाएगा इसका PE रेशियो। PE रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग हो जाएगा। ये डाटा आपको समझ में आया? जो कंपनी का रेट चल रहा होता है उसको EPS से कट करते हैं तो आ जाता है PE रेशियो। अब PE रेशियो कितना बेहतर होता है? ये तो मान लो 20% रहेगा तो सही है, ये भी जितना ज़्यादा रहेगा फिर भी सही है। ये जितना ज़्यादा रहेगा इसलिए सही है क्योंकि PE तभी कम आएगा। अब जैसे मैं आपको बता दूं, ये PE हमेशा 1 से 2 के बीच में रहता है तो बेस्ट PE 1 से 2 के बीच में ही होना चाहिए। अब बात आती है PE रेशियो से पता क्या चलता है? PE का हमने रेशियो निकाल दिया अर्निंग पर शेयर से, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है दोस्तों कि किसी कंपनी में हम 23.85 रुपया लगा करके 1 रुपया कमाएंगे, यानी 1 रुपया कमाने के लिए, सिंपल से इस तरीके से समझते हैं, 1 रुपया कमाने के लिए हमें इस कंपनी में 23.85 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ गए बात को अच्छे तरीके से? इसीलिए मैं बोला हूँ 1 से 2 के बीच में बेस्ट होता है कि यानी 1 या 2 रहेगा तो किसी भी कंपनी में हमको 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब समझ में आई बात आपको अच्छे तरीके से? ये जितना ज़्यादा रहता है उतना ही ख़राब रहता है, उतना ही बेकार। इसमें इन्वेस्ट करने लायक बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप 1 रुपये कमाने के लिए 23 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब है? और यदि
वहीं किसी कंपनी में आपको 1 रुपये कमाने के लिए 1 ही रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़े, तो बेस्ट क्या है? 1 या 2 बेस्ट है। तो ये बस सिर्फ ये बताता है कि इस कंपनी में यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो कितना, इस कंपनी में यदि आपको 1 रुपया कमाना है, 1 रुपया, तो आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ये रुपये में होता है। 1 रुपये कमाने के लिए इसमें आपको 30 रुपये इन्वेस्ट करने। अब ये क्या होता है पीबी रेशियो? इसका मतलब होता है दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। इसको जानने से, इसको निकालने से पहले दोस्तों इसको जान लेते हैं, इसका महत्वपूर्ण योगदान इसमें होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू देखिए 605 चल रहा है, ठीक है। अब बुक वैल्यू होता क्या है, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। बुक वैल्यू होता है, ये निवेशकों को बताता है कि उस कंपनी के शेयर को उसके वास्तविक मूल्य के सापेक्ष कितना मूल्य दे रहा है। आसान शब्दों में यह दिखाता है कि कंपनी की कीमत उसके नेटवर्थ के मुकाबले कितनी है। आपको ये भी नहीं समझ में आया, मैं आपको अब एक आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे आपने कोई दुकान खोली, दुकान खोली, ठीक है। उसके बाद आपने दुकान खोली, उसमें आपने 1 लाख की सामान लगा दिया, 1 लाख का सामान लाए आप, और आपने जिसमें दुकान खोली है वो दुकान आपकी है और उसकी कीमत है, मैं समझ लीजिए 50,000 रुपये, 50,000 रुपये आपकी दुकान की कीमत है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? आपने 1 लाख का सामान लाया, दुकान की कीमत, आपने सिर्फ दुकान की कीमत है, जो सीमेंट की जो भी दुकान आपने लगाई है कोई भी, उसकी कीमत 50,000 रुपये है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब टोटल हो गए दोस्तों 1.5 लाख रुपये। आपने समझ लीजिए 1.5 लाख से बिजनेस शुरू किया, तो अपना तो जोड़ करके ये दुकानदार ने आपको तो ये सारी चीज़ें जोड़ के 1.5 लाख रुपये बता दिया, आप खरीद लिए। मान लीजिए ये सामान ख़राब हो गया, ठीक है। अब आपको कितना मिलेगा? आपको कि आपका जो पैसा है, उसकी जो एसेट है, वैल्यू है हर एक चीज़ की, आपने सामान, ठीक है, हो सकता है 50,000 के अलावा ये इसमें 5,000 और रुपये का जो उसमें लोहे का सामान वामान लगा होता है, फ्रिज व्रिज जो भी अपनी दुकान में लगाए हो, तो वो 5,000 या 10,000 रुपये की हो, ठीक है, 5,000 या 10,000 रुपये की हो। तो टोटल आपको जो उसकी सामान होगी उसी के बराबर तो पैसा मिलेगा। मान लीजिए ये खराब हो गया सामान सारा, 1 लाख रुपए का जो भी मान लीजिए पनीर लाए थे वो खराब हो गया, तो अब आपके पैसे की जो वास्तविक कीमत है, जो बुक वैल्यू है, वो तो हो गई सीधे 50 रुपये। अब जो भी जो सामान मान लीजिए लगा हुआ है, लोहे का लगा हुआ है, तो 5,000 रुपये का लोहा बेच दी, 10,000 रुपये का फ्रिज व्रिज सारी चीज़ें बेच दी, तो 50,000 रुपये, ये 10 60 65,000 रुपये, यानी कि 65,000 रुपये सिर्फ आपका पैसा इसमें बचा, बुक वैल्यू है। यदि ये कंपनी लॉस में चली जाती है या इसके ख़राब हो जाती है तो ये जो दुकान, तो सेम वही होता है कि आप मान लीजिए 1,200 रुपये इसमें चल रहा है, 1,242 रुपये रिलायंस का हम लोग देख रहे हैं। तो रिलायंस का जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस वो 1,242 चल रही है। तो 1,242 रुपये में मार्केट का प्राइस आप अगर ख़रीद ले रहे हैं इसको, तो उसके जो एसेट्स हैं, जो कंपनी, उसकी दुकान है, फ्रिज है, सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए कंपनी किसी भी वजह से आज ही बंद हो जाती है, तो बंद होने के बाद आपको इतना पैसा, कंपनी का सारा सब कुछ बेचने के बाद, जैसे दुकान आपने बेच दिया, फ्रिज बेच दिया, जो भी उसमें सारी चीज़ें रही, बेचने के बाद आपको पर शेयर यानी कि 1 शेयर पे आपको इतना रुपए मिलेगा। यानी 1 शेयर आपने 1,242 रुपये खरीदा था, आपको 605 रुपये आपको पर शेयर मिलेंगे। ये क्लियर हुआ कि कंपनी का यदि इस रेट पे आप शेयर खरीदेंगे तो बुक वैल्यू उसकी ये हो जाएगी। और प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है, इसी को इससे भाग दे देते हैं 605 से, तो आ जाता है दोस्तों ये 2.01। अब आपको क्लियर हो गया, ये रेशियो है और ये इसकी बुक वैल्यू है कंपनी का। इस उदाहरण से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपका सामान खराब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, दुकान बची हुई है, दुकान के अंदर की ज़मीन है या रोड रेट है, वो सारी चीज़ बेच देंगे, लेकिन आपका जो ये है, ये तो हो गया सामान उसका खराब। तो वही स्थिति, कंपनी आज बंद हो जाती है तो कंपनी के जो सामान है, एसेट है, जिस ज़मीन में होगी, लोहा लक्कड़ सारी चीज़ें बेच करके ऊपर शेयर आपको 605 रुपये देगी ही देगी कंपनी। इसे कहते हैं बुक वैल्यू। तो यदि ये जो होता है पीबी रेशियो वो 1 से 2 के बीच होता है तो सबसे बेस्ट होता है। भाई अब 1,200 रुपये लगा करके इतना नुकसान क्यों करेंगे, कल ही कंपनी बंद हो गई तो 1,200 रुपये लगा कि यदि किसी कंपनी का बुक वैल्यू 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये है और उसकी प्राइस चल रही है 1,200, तो ठीक है भाई 1,242 रुपये लगाएंगे। अगर भोसड़ी का आज कंपनी, यदि किसी वजह से आज कंपनी बंद भी हो गई तो हमको आज 1,000 रुपये मिल ही जाएगा, ठीक है ना। बस इसी का मतलब होता है बुक वैल्यू और पीबी रेशियो। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बात करते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। ये क्या होता है? ये वित्तीय अनुपात होता है। ये निवेशकों को बताता है दोस्तों कि किसी कंपनी के शेयर में यदि आपने इन्वेस्ट किया तो उसमें से, उसके प्रॉफिट में से आपको कितना लाभांश मिलता है। आसान शब्द में कहें तो आपके निवेश पर आपको कितना प्रतिशत, आपने 100 रुपया निवेश किया तो आपको इसका कितना प्रतिशत लाभांश मिल रहा है, लाभ का अंश
उसे कहते हैं डिविडेंड। या वह राशि है जो कंपनी अपने मुनाफे से अपने शेयर धारकों को देती है। जैसे कंपनी ने 100 रुपये कमा लिया तो उसका 0.41 100 रुपये कंपनी का कमा लेती है तो उसका 0.41% वो अपने जो भी शेयर आपने खरीदा है, लाभांश अपने जो भी शेयर खरीदा है उनको वो बांटती है। इतना आपको समझ में है। अब डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है उसके बारे में। जैसे उच्च डिविडेंड, यदि 5% से ज़्यादा किसी कंपनी में डिविडेंड आपको मिल रहा है तो उसका मतलब ये दिखाता है कि जो कंपनी है वह अपने शेयरधारकों को अच्छा लाभांश दे रही है। समझ रहे हैं, लाभ का हिस्सा, इस चीज़ को समझिएगा, लाभ में हिस्सा अच्छा दे रही है। जो नियमित आय चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि हाँ आपको 3 महीने पर 10,000 20,000 50,000 मिल जाए तो 10 रुपये 20 रुपये कंपनी उस हिसाब से देती रहती है, तो ये अच्छा होता है जो 5% से ज़्यादा है। यदि 2% या 2% से कम कंपनी दे रही है डिविडेंड तो इसका मतलब होता है किसी कंपनी जो लाभांश दे रही है शेयर की कीमत तो ज़्यादा है उसके, वो आपको 2% दे रही है। 2% इसलिए दे रही है क्योंकि कंपनी अपने मुनाफे को, जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, अपनी प्रॉफिट को दोबारा कंपनी को बड़ा करने में निवेश कर रही है। अरे भाई, कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा तो अपने कंपनी को बढ़ाने में, कोई विदेश में और कंपनी खोलेगी, कहीं और खोलेगी, तभी तो उसकी कंपनी और बढ़ेगी। तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी को बढ़ाने में लगा देते हैं और बाकी कुछ हिस्सा जो बचता है उससे वो देते हैं डिविडेंड के रूप में। अब इसका उपयोग क्या होता है, कंपनियों की तुलना। जैसे आप इसको कंपनियों की तुलना अलग अलग देख के कर सकते हैं कि कंपनी का, कभी कभी कंपनी का, मान लीजिए ABC कंपनी है, उसका जो डिविडेंड है वो है 5%, ठीक है। कोई जो कंपनी है XYZ, उसका डिविडेंड है 2%। इसका मतलब जिसको रेगुलर इनकम कमानी है तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है अपना पैसा। ये ठीक है, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन ये अपना डिविडेंड दे रहा है। लेकिन जो XYZ कंपनी है ये भी बहुत बेहतरीन है। कैसे, उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे 2% ये सिर्फ दे रही है, कंपनी बड़ी है, तो ये 2% जो डिविडेंड दे रही है पैसा, उसका मतलब ये है कि अब प्रॉफिट ज़्यादा कमा रही है, ये प्रॉफिट ज़्यादा बना रही है, तो इसका मतलब है कि ये कंपनी सिर्फ 2% अपने शेयर धारकों को दे रही है पैसा, शेयर धारकों को। बाकी पैसा वो कंपनी अपने बेसिक स्ट्रक्चर में अपने आप को बढ़ाने में कर रही है, अपनी कंपनी को बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रही है। जैसे किसी दूसरे देशों में कंपनियां खोलने के लिए या कहीं अन्य ऐड करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीज़ों में वो कंपनी लगा रही है। तो इसका मतलब है कि जैसे 100 रुपये के आपने शेयर खरीदे हुए थे, ये आपके 200 हो गए बहुत तेज़ी से। बाकी भले ही आपको 2% डिविडेंड मिल रहा है, और जो ABC कंपनी इसमें 5% जो दे रही है डिविडेंड, तो वो अपने सारा पैसा तो अपने लगभग मैं बता रहा हूँ, सारा पैसा तो डिविडेंड में दे रही है। तो उसने 100 रुपये के खरीदा था तो उसके शेयर की कीमत मैक्स बढ़ेगी तो 105 बड़ी होगी, जब तक इसकी 200 हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि 2% भी यदि है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ा रही है, एडवर्टाइजमेंट में या किसी अन्य देशों में कंपनियां खोलने में, इस वजह से बढ़ाती है, इसलिए डिविडेंड मायने नहीं रखता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब आते हैं ये सारी पॉइंट में हमने आपको समझा। जैसे ये मार्केट कैप हो गया, ROE हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है तो अच्छा है। उसके बाद EPS हो गया, EPS भी ज़्यादा रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर, ये कम आपके एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना अर्न कर रही है। उसके बाद PE रेशियो, ये दोस्तों 1 से 2 बेस्ट होता है, 1 से 2 ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PB रेशियो भी 1 से 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट की मैं बात बता रहा हूँ कंपनी को, आप देखिएगा। और बुक वैल्यू, ये जितना ज़्यादा रहे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी से PB रेशियो निकलता है, जितना ज़्यादा उतना अच्छा, ये बाई करने योग्य। आप समझ गए। अब डिप टू इक्विटी की बात करते हैं। डिप टू इक्विटी ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री पी का कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्री पी का इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि ये सेक्टर वाइज चलता है, सेक्टर वाइज। सेक्टर जैसे हमने बताया, ऑटो हो गया, मेडिसिन हो गया, मेडिसिन हो गया, IT सेक्टर हो गया, उसके बाद FMCG सेक्टर हो गया। तो इन सेक्टरों को आपस में नापने के लिए चाहिए कि किसका इंडस्ट्रियल पी सबसे बेहतर है। जैसे IT का जो होता है इंडस्ट्रियल पी सेक्टर, वो सबसे ज़्यादा होता है, इसका IT सेक्टर का सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें लागत कम होती है, इनकी लागत कम होती है, इसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा। और ऑटो में इनमें लागत ही लग जाती है, जैसे गाड़ी कोई बनाने तो उसमें से लगभग 80% तो इनका पैसा लग जाता है, सिर्फ 20% इनकी लागत लग, समझ रहे हो, इनका प्रॉफिट होता है। और ये जो कंपनियाँ होती हैं इनमें समझ लीजिए एक बार अगर ये IT कंपनी कोई किसी भी सामान को उसने यदि इन्होंने रिसर्च पे ख़त्म कर दिया, मान लीजिए 20% पैसा, तो कंपनी दोस्तों 20% यदि पैसा इसने कर तो कंपनी 80% वो कमा के इनको देती रहती है। इसलिए जो IT कंपनियाँ होती हैं तो उनमें जो इंडस्ट्रियल पी होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है, 20% जो होता है इंडस्ट्रियल पी, वो भी बहुत बेहतरीन होता है। ये मतलब सारी कंपनी, किसी भी सेक्टर की सारी कंपनियों की आपस में तुलना करते हैं, इससे तुलना करते हैं, कंपैरिजन इंडस्ट्री पी के नाम से। समझ गए आप बात अच्छे तरीके से, इस बात को। सेक्टर वाइज कंपनियां होती हैं, एक कंपनियों का सबसे ज़्यादा होता है IT का इंडस्ट्रियल पी, उसके बाद अन्य कंपनियों का होता है, क्योंकि इसमें कम लागत में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा लागत में प्रॉफिट कम होता है।
ये कैसे, इसको क्यों होता है इसका इस्तेमाल? इसका इस्तेमाल होता है कंपनियों को पता करने कौन सा सेक्टर की कंपनियां बहुत तेज़ी से प्रॉफिट कर रही हैं या ग्रो कर रही हैं, उसका पता करने के लिए इंडस्ट्री पी होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके ऊपर, डेब्ट टू इक्विटी के ऊपर। डेब्ट टू इक्विटी होता क्या है? इसका मतलब होता है दोस्तों, डेब्ट टू इक्विटी को ये बताता है कि कंपनी के संचालन और विकास के लिए कितना, कंपनी के संचालन और विकास के लिए कंपनी ने कितना कर्ज लिया हुआ है, कितना कर्ज लिया हुआ है, और कितना, ये दिखाता है कंपनी के पास जो पूंजी है उसमें से कितना हिस्सा मालिकों का है, जैसे शेयर होल्डर्स का है। शेयर होल्डर्स में आप भी हो गए, एक शेयर खरीद लिए तो भी आप शेयर के हिस्सेदार हो गए, ठीक है, शेयर होल्डर हो गए, यानी कंपनी के मालिक हो गए। और कितना हिस्सा उसने कर्ज लिया वो, ये उसके अनुपात को दिखाता है। डेब्ट मतलब कर्ज, कंपनी ने कितना कर्ज लिया है, और इक्विटी का मतलब होता है कितना इक्विटी बेच करके अपने शेयर धारकों से पैसा लिया, शेयर धारकों से पैसा लिए कंपनी। शेयर धारक, जैसे हम और आप एक शेयर लिए तो भी शेयर धारक हो गए, उनसे कितना पैसा लिया। जैसे एक उदाहरण के तरीके से समझते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी XYZ, ठीक है, XYZ, ये हमारे पास जानकारी है। अब हमारे पास क्या जानकारी है इसके बारे में कि इसने कुल कर्ज 50 करोड़ रुपए लिए हैं, 50,000 लिए हुए हैं, ठीक है, और इसकी जो कुल पूंजी है टोटल, ये कर्ज हो गए, और कुल जो पूंजी है, पूंजी मतलब इक्विटी, EQUITY, इक्विटी जो है वो लगभग 100 करोड़ रुपए की है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। कुल इसका जो है कर्ज 50 करोड़ रुपए है, कुल पूंजी 100 करोड़ रुपए है, कि 50/100 यानी 1/2, यानी कि 0.5, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि 1 रुपये पे कंपनी ने 0.5 पैसा, यानी कि 50 पैसा, 1 रुपये पे 50 पैसा कर्ज ले रखी है, कर्ज ले रखी है। अब जैसे इसका देखिए 0.44, इसका मतलब है कि 1 रुपये पे कंपनी ने कितना कर्ज लिया है, यानी 1 रुपये इसकी पूरी कुल संपत्ति है, आय है, ठीक है, आय पे इसने 44 पैसा, समझ लीजिए 44 पैसा इसने कर्ज ले रखा है। तो ये अच्छा है, ये अच्छा साइन है, समझ में आया इसका। 1 रुपये पे यानी 50 पैसा कर्ज ले रखी है कंपनी, तो बहुत बेहतरीन है। ये जो डेब्ट टू इक्विटी होता है दोस्तों, ये हमेशा 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होता है तो कंपनी बहुत बेहतरीन होती है। कभी कभी ये जो होती है डेब्ट टू इक्विटी, वो 2 हो जाती है, 3, यानी 1 रुपये आपकी पूरी पूंजी है पूरी, यानी कि आपके घर का सारा सामान सब 1 रुपये है, और आपने ले लिया है लोन, कर्ज ले लिया है 2 रुपये, 1 रुपये सारी संपत्ति है आपकी, आपने 2 रुपये ले लिया है लोन, तो वो कंपनी की स्थिति के लिए बहुत ख़राब हो जाता है, समझ रहे हैं। वो अच्छे तरीके से वो अपने कर्ज को निपटा नहीं पाती और कंपनी बंद होने के बाद चली जाती है। लेकिन कभी कभी बहुत बेहतरीन वो उसकी बैलेंस शीट को पढ़ करके डिटेल से ये समझने की जरूरत हो जाती है कि जो डेब्ट टू इक्विटी होता है दोस्तों, वो अपने प्रॉफिट के कितना हिस्सा वापस कर रहा है। इससे आपको डिविडेंड होता है ये भी कम हो जाएगा मिलना। अगर ज़्यादा रहेगा, 1 रुपये का अपने पूरी आय है और 2 रुपये आपने लोन ले लिया, तो 50% तो उसी के पहले चला जाएगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उससे आप कंपनी को बढ़ाने में लगाएंगे या लोगों को उसका लाभांश देने में लगाएंगे, बताइए आप ही। इसलिए जो होता है डेब्ट टू इक्विटी, वो सबसे बेहतर जो दोस्तों होता है वो 1 रुपये से कम, 1 रुपये से कम है, तो डेब्ट टू इक्विटी सबसे बेहतरीन है और बाय करने लायक शेयर। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर दें। मार्केट कैप हो गया, ROE हो गया, ये ज़्यादा होना चाहिए, PE हो गया, ये 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, PB हो गया, ये भी 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, डिविडेंड तो 2 भी अच्छा है, 2 से 5 के बीच में दोनों अच्छा है, 2% से लेकर 5% के बीच में, या 1 से भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन है। EPS अर्निंग पर शेयर हो गया, 1 शेयर पे कितना कमा रही है कंपनी। बुक वैल्यू ये ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी ज़्यादा होना चाहिए, लगभग उसके जो मार्केट प्राइस होते हैं उसके बराबर होनी चाहिए। इंडस्ट्री पे हमने आपको बता दिया कि ये इंडस्ट्रियों के बीच में तुलना करने के लिए है या आपके लिए नहीं है, इन्वेस्टिंग करने के लिए। ठीक, आप इंडस्ट्रियों के बीच में तुलना कर सकते हैं कि हाँ कौन सी इंडस्ट्री इसमें बहुत बेहतरीन चल रही है, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट दे। जैसे हमने बताया आपको IT सेक्टर की कंपनियाँ ठीक होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देती हैं। और बाकी जो होती है जैसे ऑटोमोबाइल हो गई, तो उसमें वो 80 रुपये खर्च करेंगे तब किसी तरीके से उन्हें 10 रुपया मिलेगा। और इसमें होता है ये 20 रुपये लगा कि एक बार रिसर्च पे खर्च किए तो फिर ये कमाते रह जाते हैं 80 से लेकर के 100% तक। ठीक है, तो इसलिए ये उसको जानने के लिए होता है इंडस्ट्रियल पे। डेब्ट टू इक्विटी मतलब आप समझ लिए कंपनी 1 रुपये पे कितना कर्ज ली हुई है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की। एक ही बचा हुआ है दोस्तों, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ये जो कंपनी होती है, कंपनी ये जो ये डिविडेंड यील्ड की गणना होती है, डिविडेंड की, ये अपने से पहले से ही निर्धारित करती है। इसको इन्वेस्टिंग में इसका कोई मतलब नहीं होता है। जो कंपनी का इन्वेस्टिंग होता है इससे उसका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता है। फेस वैल्यू कंपनी अपने हिसाब से रखती है, न इसका इन्वेस्टिंग में कोई मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि डिविडेंड कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू से निकालते हैं। और ये सारी चीज़ें, लाभांश की गणना हो गई, सारी चीज़ें, बांड हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसको आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में तो बताया ही है। इंट्रिंसिक
वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब होती है शेयर की कीमत, जो शेयर की एमपी है, मार्केट प्राइस है, वो कम रहेगी और आईवी ज़्यादा रहेगी तो बहुत ही बेहतरीन है, बाई करने योग्य है। और जब आईवी कम हो गया और एमपी ज़्यादा हो गया तो इसे बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। ये चीज़ समझ में आ गई है। तो दोस्तों हमने आपको फंडामेंटल एनालिसिस के सारे पॉइंट्स के बारे में एक एक करके बता दिया। यहाँ पे आप देख लीजिएगा सारे पॉइंट्स के बारे में। अब बारी है आपको चेकलिस्ट बताने के बारे में कि कौन सी चेकलिस्ट किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट करके कौन सा अच्छा लगा इसी यहीं भी मैं बता देता हूँ आपको। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अपने पास रख सकते हैं। जैसे देख लीजिए मार्केट कैप, ये लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप। आपको यदि ज़्यादा समय के लिए निवेश करना है तो आप लार्ज कैप को प्रीफर कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन होती है और धीरे धीरे आपका रिस्क कम रहेगा इसमें और अच्छे तरीके से चलती जाएगी। रिस्क कम रहता है। जो 20,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का ईयरली टर्नओवर होता है उससे ज़्यादा होता है, वो लार्ज कैप कंपनी होती हैं। आपको सारी चीज़ पता है, हमने बता दिया है आपको। यह है लार्ज कैप कंपनी रिलायंस की। अब ROE पे आते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, अब रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आपने जितना पैसा लगाया था उसका कितना प्रतिशत ये कंपनी कमा के दे रही है। ये जितना ज़्यादा रहे उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। ये ज़्यादा है तो अच्छा है, बाई करने योग्य है, ठीक है, समझ गए आप अच्छी तरीके से। पीई रेशियो की बात करते हैं। अब पी रेशियो 1 से 2 के बीच रहेगा तो बेस्ट है। पीबी रेशियो ये भी दोस्तों 1 से 2 के बीच रहेगा तो बेस्ट है, बाई करने योग्य है। EPS, अर्निंग पर शेयर, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा ये भी है। ये ज़्यादा रहेगा तो ये तभी तो कम होगा जितना ज़्यादा, ये बेस्ट है, बाई करने योग्य। डिविडेंड यील्ड दोस्तों ये 1% से लेकर के या 2% से मान लेते हैं इसको, 2 से 5% के बीच में है तो बहुत बेस्ट है एकदम। समझ रहे, 1 से भी इसको मान सकते हैं कि 1% से लेकर के 5 नहीं 4% तक, बहुत कम कंपनियाँ 5% देती हैं तो इसे बाई करने योग्य है, समझे। अब इंडस्ट्री पी पे आते हैं। ये कंपनियों के दर्शाती है कि कौन सा विभाग बहुत तेज़ी से रन कर रहा है। इसका कोई खास मतलब नहीं होता है। फिलहाल IT सेक्टर 20 से ऊपर होता है तो अच्छा होता है, ये आपके ऊपर है। इसका आप देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं तो भी बाई करने से इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब बुक वैल्यू पे आते हैं। बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है PB के लिए, आपको पता है, इससे इसका सीधा कनेक्शन है। बुक वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा MP के बराबर, मार्केट प्राइस के बराबर, उतना ज़्यादा अच्छा है। यानी जितना ये ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, आप शेयर बाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू, इसका फंडामेंटल में कोई मतलब नहीं है, ये कंपनी खुद डिसाइड करती है डिविडेंड यील्ड को निकालने के लिए। डेब्ट टू इक्विटी बात करते हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट छूट ही रहा था। डेब्ट टू इक्विटी दोस्तों यदि ये कम है 1 से कम है तो ये बेस्ट है। 1 से कम है तो सबसे बेस्ट है, ये शेयर खरीदने योग्य है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। 1 से 2% से लेकर के सब कुछ हमने आपको यहीं पर बता दिया। क्लियर है अब इतना दोस्तों? यदि क्लियर होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बैलेंस शीट। तो ये दोस्तों एकदम बेसिक सा है, बेसिक सा। जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं तो अपने अगल बगल जो भी दुकानें होती हैं उनको देख करके आप अनुमान लगाते हैं कि ये ठेलिया वाला है, एक दिन में 5,000 रुपये कमाता होगा तो पूरे महीने का कितना कमाता है, तो 1.5 लाख रुपये लगभग हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ों को कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट करती है, उसको किस तरीके से इनका जो रिजल्ट आता है दोस्तों वो क्वार्टरली आता है रिजल्ट। ये अपनी कंपनी अपना प्रॉफिट या लॉस क्वार्टरली दिखाती है। क्वार्टरली मतलब 3 महीने पे। देखिए दिसंबर 23, मार्च 24, जून 24, सितंबर 24, दिसंबर 24। आप इसे ईयरली भी देख सकते हैं, देखने के लिए यहाँ पे डेटा उपलब्ध है। फिलहाल क्वार्टरली ही देखते हैं। पहले रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाया था अभी कि 1 लाख रुपये में आपने कोई दुकान खोली, ठीक है, ये 1 लाख रुपये हो गए। उसका यदि आपने 20,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, 20,000 रुपये प्रॉफिट, तो आपका पूरा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, आपका प्रॉफिट क्या हुआ इसमें से? आपका प्रॉफिट तो हो जाएगा सीधे सीधे 20,000 रुपये ना, कि आपने 20,000 रुपये का सिर्फ और सिर्फ एकदम प्रॉफिट किया है। और जबकि रेवेन्यू आपका, आपने पैसे का आदान प्रदान कितना हुआ, 1 लाख रुपये का आपने सामान खरीदा, फिर 1 लाख रुपये का आपने बेचा, यानी कि टोटल हो जाएगा यहाँ पे 2,20,000 रुपये रेवेन्यू हुआ आपका। इस बात को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। 1 लाख रुपये का आपने सामान खरीद के लाया, फिर 1,20,000 रुपये का बेचा, तो वो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपये, 2,20,000 रुपये, ये हो जाएगा आपका रेवेन्यू। इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ, आपका प्रॉफिट हो गया इसमें से 20,000 रुपये। अब 20,000 रुपये के बाद दोस्तों आप, और टोटल आपका पैसा लगा, रेवेन्यू हो गया 1 लाख रुपये का, आपने सामान खरीदा 1 लाख का, फिर प्लस 1,20,000 का आपने बेच दिया। अब टोटल रेवेन्यू हो गया 2,20,000। टोटल आपने 2,20,000 का रेवेन्यू किया।
ये चीज़ तो यही हो जाता है रेवेन्यू। कंपनी का जितना पैसा लगाया और जितना बेचा वो टोटल हो गया 3 महीने का, ये रेवेन्यू हो गया। ठीक है, अब इसी सेम उदाहरण पे मैं आगे चलते हैं। रेवेन्यू आपने समझ लिया। रेवेन्यू क्या होता है? 1 लाख रुपए का खरीदा सामान, 1 लाख प्लस 20,000 रुपये का बेचा तो टोटल हो गया 2,20,000। ठीक है, 20,000 रुपये टोटल आपका रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू। अब इसमें से प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट तो आपका होगा 1 लाख रुपए का आपने सामान लिया था, देख लीजिए 19,000 रुपये सीधा हुआ। 1 लाख रुपए का आपने सामान लिया था, दुकान में डाला था, 1,20,000 में आपने बेच दिया, 1,20,000 में। तो 20,000 आपने, 1 लाख तो मूलधन आपका हो गया ये वाला, तो आपका प्रॉफिट शुद्ध हुआ 20,000 रुपये। ठीक है, तो आपका ये देख लीजिए क्वार्टरली प्रॉफिट, ये हर महीने बढ़ते रहना चाहिए। ये होता है कभी कभी घटते बढ़ता था, क्योंकि कंपनी अपने बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इन्वेस्ट भी करती है अपने अंदर ही, समझ रहे हैं, इन्वेस्ट करती रहती है, इसलिए तो प्रॉफिट कभी कभी कम दिखा देता है। अब नेटवर्थ क्या हुई? नेटवर्थ, अब नेटवर्थ को उसी उदाहरण के माध्यम से, 1 लाख रुपये का आपने सामान खरीदा और 1,20,000 में आपने बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट इस पे हो जाएगा, शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों 20,000। ठीक है, रेवेन्यू कितने पैसे का आदान प्रदान हुआ? रेवेन्यू हो जाएगा आपका 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 रुपये हो गया। ठीक है, अब इसमें नेटवर्थ कितना हुई? नेटवर्थ आप एकदम आसान भाषा में समझ रहे हो दोस्तों, समझिएगा। यानी 1 लाख रुपये आपने शुरू में पैसा लगाया था ना, 1 लाख रुपये शुरू में लगाया था, ये प्लस 20,000 रुपये आपने कमाया है, तो टोटल आपका जो नेटवर्थ है वो हो जाएगी 1,20,000 रुपये आपकी टोटल नेटवर्थ हो जाएगी। रेवेन्यू कितने पैसे का लेन देन हुआ, आदान प्रदान टोटल, वो हो जाएगी 2,20,000 रुपये। प्रॉफिट सिर्फ पूछेगा तो वो 20,000 रुपये हो गई। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में क्या अंतर है? टोटल नेटवर्थ आपका 1,20,000 रुपये, क्योंकि ये आपका ही पैसा हो गया, अब समझ रहे हैं बात को। लेकिन प्रॉफिट 20,000 हो जाएगा, रेवेन्यू टोटल पैसों का, जितना पैसों का आदान प्रदान होगा तभी तो हुआ ना 20,000 आपका प्रॉफिट, तो 2,20,000 रुपये। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। आपको ये क्वार्टरली देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको क्वार्टरली देख सकते हैं, प्रॉफिट को, नेटवर्थ को ईयरली देख सकते हैं, इस तरीके से ये वर्क करता है। अब आते हैं दोस्तों नीचे, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे दिया हुआ है ग्रो में जो ऐप है दोस्तों, जहाँ पे दिया हुआ है मुकेश अंबानी, इसके डायरेक्टर कौन है, पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सिंबल ये है, इसके कौन कौन सी कंपनियाँ और हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है? प्रमोटर्स मतलब कंपनी के मालिक, यानी कि मुकेश अंबानी जी का इस कंपनी में 50.13% की हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी मतलब ये उतनी कंपनी के मालिक हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को इसके बारे में हम अपने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है, फिलहाल मैं इसमें बता देता हूँ आपको एक बार फिर। मालिक का मतलब होता है दोस्तों, कंपनियाँ इस बेस पे काम करती हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास, हमने ये 50, आप कहेंगे कि तो आधा है इसका, कंपनी का आधा पैसा लेकर के इसे कैसे मालिक बन सकता है? तो इसके लिए मैं बता दूँ आपको कि जैसे कंपनियाँ ये 50% ये ले लिए हैं, उसके बाद ये 1% ऐसे कर करके 5-5, 10-10%, यानी कि 50% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 1% करके सबको दे देंगे तो मालिक तो सब हो जाएंगे, ढेर सारे हो जाएंगे, लेकिन जिसका ज़्यादा रहेगा उसी की कंपनी होगी। तो ज़्यादा है मुकेश अंबानी जी का 50% हिस्सा, और 1% एक शेयर खरीद करके 5 शेयर, 10 शेयर, 1,000 शेयर, 1,00,000 शेयर खरीद करके आप मुश्किल से 1% के 2% के मालिक बनेंगे। उसे उसका कहते हैं शेयर होल्डिंग, मतलब शेयर धारक उसे कहते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो उससे आप मालिक थोड़े बन जाएंगे, लेकिन जिसके पास ज़्यादा रहेगा वही मालिक बनेगा, चाहे 50% हो चाहे 5% हो, लेकिन अगर वो उसके पास ज़्यादा है तो वो मालिक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों इन सारी का चीज़ों का? इनका मतलब होता है कि कंपनी अगर बेहतरीन होती है तो अच्छे अच्छे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जैसे देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको FIIs बोलते हैं दोस्तों। ये सुबह सुबह डेटा आपको न्यूज़ के माध्यम से मिल जाएगा सारे न्यूज़ चैनल्स पे। ठीक है, ये FIIs ये इन्वेस्ट करते हैं, ये विदेशी निवेशक होते हैं दोस्तों। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये विदेशी होते हैं, विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, ये हज़ारों करोड़ इनके पास रुपया होता है, ये कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि हाँ इस कंपनी का फ्यूचर दिख रहा है, या सारी चीज़ का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इसका यानी कि FIIs का इसमें 19.15% इन्वेस्टिंग है। ठीक है, इन्वेस्ट रिटेल एंड अदर्स, हम और आप इसमें एक शेयर, कोई 1 शेयर खरीद लिया, कोई 5 शेयर खरीद लिया, कोई 10 शेयर खरीद लिया, तो 5 शेयर 10 शेयर खरीदने वालों की संख्या इसमें 11.61%, यानी रिटेल और अदर्स। ठीक है, और ये हो गए DIIs, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसका मतलब जैसे ये विदेशी हैं वैसे ये घरेलू हो गए,
समझ रहे हैं बात को। इसमें ये घरेलू इन्वेस्टर्स, जैसे कोई बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, वो अपना ज़्यादा पैसे, देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड दिया हुआ है अलग से। बड़े बड़े बैंक हो गए, बड़ी बड़ी संस्थाएं हो गई, जैसे राकेश झुनझुनवाला है, उनके पास हज़ारों करोड़ रुपए है, वो इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये DIIs हो जाती हैं, घरेलू कंपनियाँ हो जाती हैं बड़ी बड़ी। जैसे LIC हो गई, ये सब भी घरेलू कंपनियाँ, LIC इसमें इन्वेस्ट करती है। इस तरीके से चीज़ें कम वर्क करती हैं। और म्यूचुअल फंड दोस्तों, ये कुछ फंड होते हैं जैसे 10-10 हज़ार करोड़ के या 20-20 हज़ार करोड़ के। तो ये जो CA होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स, वो इन पैसों को मैनेज करते हैं। जो आप जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं ना, पैसा भरते हैं 5-5 हज़ार 10 हज़ार, तो वो क्या करते हैं, वो आपके 5,000 रुपये को लेकर के किसी बेहतरीन कंपनी में वो पूरा रिसर्च करते हैं, उसके बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो 5,000 रुपये लगा करके उसमें किसी, मान लीजिए रिलायंस में, ठीक है, रिलायंस में इन्वेस्ट किए। रिलायंस इन्वेस्ट करने के बाद ये जब 8,000 हो जाएगा आपका पैसा, ये तो फिलहाल 5,000 मैं बता रहा हूँ, हज़ारों लाखों लोग देते हैं, तो ये 50,000 करोड़ हो जाता है। जब इन्वेस्ट करते हैं 1-2 पॉइंट या परसेंटेज के हिसाब से बढ़ती है कंपनी, तो उनका बहुत प्रॉफिट होता है। जैसे मान लीजिए 5,000 का इन्वेस्ट किया, इनका 8,000 हो गया आपके पैसे का, तो ये आपको 6,000 रुपये दे देते हैं और 1,000 रुपये अपना प्रॉफिट रख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग लगाया है, इसमें इन्वेस्ट किया इस कंपनी में। अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसको भी जानना जरूरी होता है कि उसमें FIIs अच्छे क्वांटिटी में हो, DIIs अच्छे क्वांटिटी में हो। यदि ये नहीं है FIIs DIIs और म्यूचुअल फंड, तो समझ लीजिए कि उस कंपनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं है, या उसका फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं इस चीज़ को। आप इन सारी पॉइंट्स को देखना बहुत जरूरी है। हमने आपको बता दिया, ये मालिक की हिस्सेदारी भी ज़्यादा रहेगी। मालिक की हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं रहेगी तो लोग कहेंगे कि इसको अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, ये बेहतरीन कर ही नहीं पा रहा होगा, इसीलिए अपनी हिस्सेदारी नहीं लिया है ज़्यादा इसमें। समझ रहे हैं, इसलिए ये 50% हिस्सेदारी ये ले गया। फॉरेन इंस्टीट्यूटर्स, इसका भी रहना चाहिए लगभग बेहतरीन। मतलब FIIs DIIs नेसेसरी हैं, म्यूचुअल फंड और ये भी, इनका कोई मतलब नहीं होता, ये इधर उधर चलते रहते हैं। इनको देख करके फॉरेन प्रमोटर्स को, फॉरेन इंस्टीट्यूटर्स को, DIIs को और म्यूचुअल फंड्स को। ये आपको बेसिक से सारी चीज़ें क्लियर हो गई दोस्तों। मैं आपको सारी चीज़ बता दिया हूँ, कोई पॉइंट शायद बचा हुआ नहीं इसमें अब। हाँ, कोई पॉइंट बचा हो नहीं। यदि कुछ भी पॉइंट बचता है तो आप लोग आगे बताइएगा। मैं आप लोगों को आगे जो टेक्निकल एनालिसिस का एक वीडियो आने वाला है इसके बाद, उसमें मैं आप लोगों को डिटेल से सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा, कुछ भी चीज़ें यदि छूट गई हो तो। ठीक है दोस्तों, चेकलिस्ट हमने उसी तरीके से इसी पे बनाना सिखा दी थी आपको। ये हमने आपको बता दिया टोटल ओवरऑल कैसे है, क्या है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।